गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना नया टॉपिक देखते हैं जिसके अंदर COOH समूह की रासायनिक जो अभिक्रिया है उसके बारे में हम देखेंगे। COOH समूह की रासायनिक अभिक्रिया, ये जो अपना टॉपिक का नाम है। जो अपने लास्ट वीडियो के अंदर हमने COOH समूह किस तरह से बनाया जाता है उसकी बहुत सी रिएक्शन हमने देखी थी। 6 रिएक्शन थी, उसका वीडियो मैंने आपको भेजा था। आशा रखता हूँ कि वह आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब जो आगे का जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, जो COOH समूह की रासायनिक अभिक्रिया। अब COOH समूह की जो रासायनिक अभिक्रिया है वह धातु के साथ की जाती है। दूसरी जो धातु के जो हाइड्रोक्साइड के साथ, तो धातु का हाइड्रोक्साइड यानी कि सपोज NaOH, सपोज KOH, यह धातु का क्या है? हाइड्रोक्साइड। दूसरा धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु का बाय कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन तीनों के साथ हम COOH समूह की अभिक्रिया करेंगे। किसके साथ? यानी COOH समूह वाला कोई अभिकारक होगा उसकी हम धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, उसकी हम धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, उसकी हम धातु के बाय कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम अभिक्रिया करेंगे। आपको ऐसा ध्यान में रखना है, याद ये रखना है कि जब धातु के साथ होगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। जब धातु की जो धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होगी तब पानी दूर होगा। और जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर अपने करते हैं, मान लो अभी केवल बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मुक्त होंगे और दूसरा जो बनेगा वह धातु का कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होगा। यानी कि अभी मैं आपको 3 रिएक्शन बताने वाला हूँ। COOH समूह की रासायनिक अभिक्रिया हम करेंगे धातु के साथ, धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ। धातु के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और धातु का कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होगा। अगर धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो जल और धातु का कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होगा। वैसे ही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। उसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। तो रिएक्शन के अंदर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ RCOOH, उसकी अभिक्रिया धातु के तौर पे मैं किसके साथ कर रहा हूँ? Na के साथ। तो यहाँ पे Na यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या मुक्त करना है? H2। तो ये मोल की संख्या में कितना लेता हूँ? 2। Na भी कितना लूंगा? 2 क्यों लिया? क्योंकि मुझे कौन सा हाइड्रोजन गैस बनाना है। तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2। अगर 1 मोल होगा तो 1 ही होगा, इसलिए 2 प्राप्त करने के लिए मैंने 2 मोल रख दिए। तो यहाँ से देखोगे जैसा हमने कहा था, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और ये हाइड्रोजन का अगर विस्थापन हुआ है तो क्या बचा? RCOO बचा। क्या बचा बच्चों? RCOO। उसके साथ कौन जुड़ जाएगा? Na। कौन जुड़ जाएगा? Na जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त हो जाएगा। कंप्लीट। ये हमने अब R के तौर पे यहाँ पे कोई भी आपको एल्किल या एराइल समूह आपको दे सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा। अब दूसरी वैसे ही अभिक्रिया करते हैं RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की। अब हम किसके साथ करेंगे? धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वैसा ही एरो बना दीजिए। अब क्या हमें अलग करना है? पानी। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल था उसमें से H और धातु के हाइड्रोक्साइड में से OH, उसमें से हम क्या अलग कर देंगे? पानी को क्या करेंगे बच्चों? अलग कर देंगे। अगर वहां से पानी अलग हो जाएगा तो बचा क्या? RCOO बचा। यहाँ से क्या बचा? RCOO। और यहाँ से क्या बचा? Na। यानी आप देख सकते हो धातु का कार्बोक्सिलेट प्राप्त हो गया, यानी कि सोडियम कार्बोक्सिलेट आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही हम तीसरी अभिक्रिया लिखेंगे
COOH की अभिक्रिया हम किसके साथ करते हैं? NaHCO3 के साथ। यानी कि जो हमारी तीसरी बात थी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे तो मैंने कहा था एक तो जल अलग होगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो पहले जल कहाँ से बनता है तो वो देख लेते हैं। मान लो कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में से H आएगा, धातु बाइकार्बोनेट में से भी H आएगा, यानी ये दो H H2 में चले गए। जो CO3 था उसमें से एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? पानी में। ये दो हाइड्रोजन और CO3 में से एक ऑक्सीजन जल बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? CO2, वही मैंने CO2 दर्शा दिया। तो अब जो बचा उसकी बात करता हूँ। तो RCOOH में से क्या बना? RCOO, और यहाँ से क्या बचा? Na, यानी कि सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। यह जो अभिक्रिया थी आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की धातु के साथ, धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ और धातु के बाइकार्बोनेट के साथ हमने प्राप्त करके बताई। अब वैसे ही जो दूसरी अभिक्रिया हम करते हैं वैसे ही अब उसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार से हम जो दूसरा हमें क्या बनाना है? एनहाइड्राइड बनाना है। क्या बनाना है? एनहाइड्राइड। तो उसकी हम चर्चा करेंगे। आशा रखता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, यानी कि आपको लिखने में आसानी रहेगी। अब आगे की बात करते हैं। अब जो अपना नया टॉपिक है COOH से हमें क्या बना देना है? एनहाइड्राइड बनाना है। ठीक है। अब COOH से एनहाइड्राइड कैसे बनता है तो उसके लिए हम एक अभिक्रिया लिखेंगे जिसके अंदर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको इथेनोइक अम्ल लेना है। क्या लेना है? इथेनोइक। अब इथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH। क्या है? CH3COOH। कितने लेते हैं? 2 मोल लेते हैं। तो मैं 2 मोल को ऐसा दर्शा देता हूँ, CH3COOH। अब ये जब CH3COOH इथेनोइक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, उसकी अभिक्रिया हम करेंगे, उत्प्रेरक लिया जाएगा P2O5 यानी फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड और अम्लीय माध्यम। कौन सा माध्यम? अम्लीय माध्यम उत्प्रेरक होगा। हम अम्लीय माध्यम में कौन सा ले सकते हो आप? कोई भी खनिज अम्ल ले सकते हो। खनिज अम्ल जैसे कि H2SO4, HNO3, HCl ऐसा लिया जा सकता है। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय माध्यम में फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो पानी जो होगा वह 1 मोल पानी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा और एसिड एनहाइड्राइड प्राप्त होगा। तो ये CH3C, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये जैसा था वैसा ही मैंने दर्शा दिया। अब नीचे भी क्या बचा देख सकते हो आप बच्चों? CH3C+O। ये जो ऊपर जो बचा था CH3COO और जो नीचे बचा था CH3CO, तो ये CH3CO, ये जो ऑक्सीजन है उसको मैं इस तरह से दर्शा देता हूँ। यानी ये क्या बन गया? एनहाइड्राइड। अब इस एनहाइड्राइड का जो आपको नाम आएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्यों इथेनोइक? क्योंकि 2 कार्बन थे, इसलिए इथेनोइक एनहाइड्राइड। स्ट्रक्चर जो एनहाइड्राइड, ये 4 कार्बन गिने जाएंगे नहीं। इसका अगर दूसरी तरह से लिखेंगे तो इस तरह से आएगा CH3CO2O। इसको एनहाइड्राइड कहेंगे, यानी कितने कार्बन है? 2। इथेनोइक एनहाइड्राइड आपको प्राप्त हो जाता है। कंप्लीट। अब इसकी आगे दूसरी अभिक्रिया लिखेंगे। चलो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। जल का एक अणु दूर करना है, यानी कि COOH में से अगर एनहाइड्राइड बनाना है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 मोल लेना है और एनहाइड्राइड। अब वही चीज हम कर सकते हैं एनहाइड्राइड की अंदर हम अगर जल ऐड कर देंगे, एनहाइड्राइड के अंदर हम क्या कर देंगे? जल ऐड कर देंगे तो कार्बोक्सिलेट के 2 मोल प्राप्त होते हैं। उत्प्रेरक बदल जाएगा, बस उतना ध्यान में रखिएगा। अब ये अपनी दूसरी रिएक्शन थी। अब हम अपनी तीसरी रिएक्शन के ऊपर देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको लिखने में आसानी रहेगी। अब तीसरी रिएक्शन है COOH से एस्टरीकरण।
एस्टरीकरण यानी कि हमें एस्टर बनाना है। एस्टर का जो सूत्र है बच्चों RCOCOR-। एस्टर के अंदर बच्चों प्रत्यय लगेगा OH। कौन सा लगेगा? OH। अब एस्टर बनाने के लिए आपको ध्यान देना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। तो ये मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, उसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ कर रहा हूं? अल्कोहल के साथ। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि अभिकारक में से उत्पाद भी बन सकती है और उत्पाद में से अभिकारक भी बन सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, H+ लिखा है, यानी कि ये कौन से माध्यम में होगी? अम्लीय माध्यम में होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल के साथ ये R' इसलिए दर्शाया है कि ये दोनों R भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं या भिन्न भिन्न भी अपने ले सकते हैं। अब ध्यान में देने वाली बात यहाँ पे यह है बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये दोनों निकलकर पानी क्या हो जाएंगे? अलग। तो क्या बचा? यहाँ से RCOO और ये जो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? R' और पानी क्या हो जाएगा? अलग। H2O, पानी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो बच्चों कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करने पर हमें एस्टर प्राप्त होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण की अभिक्रिया भी कहा जाता है। चलो अब आगे की रिएक्शन देखते हैं। आगे की जो रिएक्शन है, हमें COOH समूह की COOH की हमें PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ करनी है। किसके साथ? COOH समूह की PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ करनी है। आपको बच्चों याद आता होगा तो हमने जो इसके जो आगे का जो चैप्टर था 10वां अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर भी इस तरह की रिएक्शन देखी थी, जिसके अंदर PCl3 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करते थे। तो आपको ध्यान में आया था, जब भी PCl3 के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो 3 मोल अभिकारक लेंगे, ऐसा आपको समझाया था। यहाँ पे भी ऐसा करेंगे तो H3PO3 अलग होगा। जब PCl3 के साथ जब भी अभिक्रिया होती हो तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, क्या उत्पाद में अलग होता है? H3PO3, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और जब भी PCl5 के साथ अभिक्रिया होगी तो एक POCl3 और एक HCl यह प्राप्त होगा, और SOCl2 के साथ होगी तो SO2 और HCl प्राप्त होता है। ऐसा हमने अल्कोहल में देखा था और ऐसा ही हम COOH में देखते हैं। तो आइए इसकी अभिक्रिया लिख देते हैं। क्या करते हैं हम? अभिकारक लेते हैं बच्चों RCOOH, उसकी अभिक्रिया करेंगे हम PCl3 के साथ। मैंने आगे बताया था बच्चों, जब भी हम PCl3 लेंगे तो अभिकारक के मोल हम कितने लेंगे? 3। कितने मोल लेंगे? 3। उसकी अभिक्रिया करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि ये जो OH है वह क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? RCO बचा। क्या बचा? RCO। कितने मोल था? 3। तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया? 3। अब यहाँ पे Cl3 कितने हैं? 3 Cl3 है, वही 3 Cl यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ Cl लिखा, आगे 3 मोल है यानी 3 Cl जुड़ गए, यानी कि RCOCl एसिल हैलाइड यानी कि एसिल क्लोराइड आपको प्राप्त हो गया। अब जो बचा उसकी बात करेंगे। यहाँ पे फास्फोरस बचा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो ये 3 हाइड्रोजन H3PO3 आप देख सकते हो, यानी कि मैंने कहा था PCl3 होगा तो आपको क्या याद रखना है? H3PO3 बनाना है। यानी कि यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल में से हमने क्या दूर कर दिया? OH, और PCl3 के अंदर से हम Cl जोड़ देंगे OH के स्थान पर। ठीक है, उस तरह से आपको एसिल क्लोराइड आपको प्राप्त हो जाए। अब वैसे ही दूसरी अभिक्रिया लिख देते हैं RCOOH, उसकी अभिक्रिया में किसके साथ कराऊं? PCl5 के साथ। तो वही अभिकारक लिख देता हूं। यहाँ पे से भी क्या जाएगा बच्चों? OH जाएगा, तो क्या बचेगा? RCO, और PCl5 में से केवल एक Cl आएगा। कितना आएगा? 1। और ये जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और एक Cl क्या बना देंगे बच्चों? HCl बनाएंगे।
ये हाइड्रोजन और एक Cl क्या बनाएंगे HCl। अब कितने, अब एक ऑक्सीजन बचा, 3 Cl बचा और एक फास्फोरस बचा। देखो ये 2 Cl थे, टोटल 5 थे, 5 में से कितने कम हो गए 2, तो अब कितने Cl बचे 3, फास्फोरस बचा है और ऑक्सीजन बचा है, तो ये POCl3 आपको प्राप्त हो जाएगा। किताब में गलती है वह सुधार दीजिएगा। तीसरी अभिक्रिया लिखते हैं RCOOH की SOCl2 के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे SOCl। तो यहां से भी कौन सा बंध टूटेगा, OH वाला टूटेगा, तो ये क्या आ गया RCO और Cl2 SOCl2 जो उसके अंदर से जो SOCl2 है उसके अंदर से एक Cl बच्चों क्या होगा जुड़ जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वो SO के साथ जुड़कर क्या बना देगा SO2 बनाएगा। क्या बनाएगा SO2 और ये हाइड्रोजन और एक Cl बचा वह क्या बना देगा HCl। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की PCl3 के साथ अभिक्रिया होगी तो H3PO3 अलग होगा, PCl5 के साथ होगी तो POCl3 और HCl अलग होगा, SOCl2 के साथ होगी तो SO2 और HCl अलग होगा। आशा रखता हूं कि ये जो COOH समूह की इन तीनों के साथ वाली अभिक्रिया आपको आ जाएगी। इसका फोटो और स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, यानी आपको लिखने में आसानी रहेगी। अब जो आगे वाली जो अभिक्रिया हम देखते हैं बच्चों एमोनिया के साथ, इसके साथ हम देखेंगे एमोनिया के साथ आपको दी है तो उसकी लिख देते हैं। COOH ये पांचवी रिएक्शन होगी अपनी। COOH समूह की किसके साथ एमोनिया के साथ की अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं COOH समूह के तौर पे मैं ले रहा हूँ CH3COOH। इसका नाम क्या होगा बच्चों इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल की एमोनिया यानी कि NH3 के साथ जब अभिक्रिया कहूंगा तो रिवर्सिबल अभिक्रिया होगी। ध्यान में रखिएगा ये जो हाइड्रोजन NH3 के साथ जुड़ जाएगा और क्या होगा NH4+। लेकिन कैसे जुड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से प्लस के आधार से क्या हो जाएगा दूर हो जाएगा और जो ऑक्सीजन होगा वह क्या हो जाएगा माइनस। अगर हाइड्रोजन प्लस के आधार से दूर हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बच्चों माइनस होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूँ CH3COO-, ठीक है। और ये H+ NH3 में जाएगा। अब NH3 में क्यों H+ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन अबंधकारक इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 जुड़ गए 2 बचे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये H+ यहाँ पे क्या हो जाएगा आकर्षित हो जाएगा और क्या बन जाएगा NH4+। NH3 में H+ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा NH4+। अब इसकी आगे अब क्या करनी है गर्म करना है। इसको क्या करेंगे गर्म, और जब गर्म करेंगे तो पानी का एक अणु दूर होगा। पानी का एक अणु क्या होगा दूर। अब इस पूरे को जोड़ लूँ तो CH3COOH लिख सकते हैं माइनस प्लस यानी कि उदासीन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये एक ऑक्सीजन निकाल देता हूं और यहां से मैं 2 हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो क्या बचेगा CH3CONH2। ऑक्सीजन यहां से ले लिया मैंने और यहां से H2 ले लिया तो CH3CONH2 यानी कि ये क्या हो गया एमाइड। क्या हुआ एमाइड आपको प्राप्त होता है। यानी कि इथेनोइक अम्ल में से हमें जो इथेनेमाइड प्राप्त हुआ क्या हो जाएगा इथेनेमाइड प्राप्त होता है। वैसी रिएक्शन बेंजीन के ऊपर हम क्या रख देते COOH रखते। वही अभिक्रिया इसकी भी कैसे करेंगे NH3 के साथ। तो ये हाइड्रोजन प्लस होगा और ऑक्सीजन कैसे बिहेवियर करेगा माइनस के आधार से। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों मैं थोड़ी इस बार अलग से दर्शा रहा हूँ। ये C+O माइनस, ठीक है। और ये H+ यहाँ जाएगा तो क्या होगा NH4+। और ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जैसे ऊपर किया था वैसे ही चले जाएंगे। तो बेंजीन के ऊपर से क्या निकलेगा CO बचेगा, ये C+O बचा, ऑक्सीजन चला गया। NH4 में से 2 हाइड्रोजन जाएंगे। NH4 में से क्या जाएगा 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो क्या बचेगा NH2 बचेगा। और ये पानी दूर कर दिया हमने। क्या कर दिया पानी दूर करने के लिए गर्म कर दिया है, ठीक है।
इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल की एमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर COOH में से एमाइड हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? बेंजेमाइड होगा। क्या हो जाएगा? बेंजेमाइड। और इसका नाम होगा एमोनियम बेंजोएट। एमोनियम बेंजोएट COR के तौर पे हुआ, इसलिए एमोनियम बेंजोएट। अब इसी के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। COOH में से हमें COOH वाले थैलिक अम्ल में से थैलेमाइड प्राप्त करो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, थैलिक अम्ल में से थैलेमाइड प्राप्त करो। अब थैलिक अम्ल का इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूं बच्चों। तो बेंजीन के ऊपर 2 COOH, बेंजीन के ऊपर कितने COOH आएंगे? 2, जिसे हम क्या कहेंगे? थैलिक अम्ल। उसकी अभिक्रिया करनी। तब ये COOH को थैलेमाइड, एमाइड प्रत्यय, एमाइड यानी क्या होगा बच्चों? एमाइड को क्या कहते हैं? RCONH2। यानी कि हमें अगर RCONH2 लाना है तो किसके साथ करेंगे? NH3 के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे कितने COOH है? 2। तो मैं कितना प्राप्त करूंगा? 2। रिवर्सेबल रिएक्शन होगी बच्चों। कौन सी होगी? रिवर्सेबल होगी। तो वही बात जो मैंने आगे बताई थी वही बात रिपीट कर रहा हूं। ये H यहाँ पे आ जाएगा NH3 के पास, तो क्या हो जाएगा? NH4 होकर जुड़ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन दूसरे NH3 के पास चला जाएगा, NH3 यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा? NH4+। अब आगे हम क्या करेंगे? तापन करेंगे। तो पानी के 2 अणु क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, वैसे यहाँ से ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन जाएंगे। अब जब ऐसा होगा तो इस तरह से अभी का अपना बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? RCONH2। यहाँ पे भी क्या होगा? CONH2। ये ऑक्सीजन चला गया तो क्या बचा? CONH4 में से 2 हाइड्रोजन जाएंगे। पानी दूर करना है। पानी कितने मोल दूर होंगे? 2 मोल। ठीक है। 1 मोल इधर से, 1 मोल इधर से। तो CONH2 हमें प्राप्त हो जाता है। अब अधिक तापन करना है। हमने तापन तो किया, अब हम क्या करेंगे? अधिक तापन करेंगे। अधिक तापन करेंगे तो वापस अब जो होगा बच्चों वह क्या दूर हो जाएगा? NH3 अलग होगा। क्या अलग होगा? NH3। याद रखिएगा, हमने गर्म किया तो पानी दूर हुआ। जब अधिक करेंगे तो क्या अलग हो जाएगा? एमोनिया। तो एमोनिया कैसे दूर होगा वो मैं समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या था बच्चों? CONH2 थी। ये NH2, यहाँ से NH2 जाएगा और यहाँ से H, तो NH3 हो गया है कि नहीं हो गया? ये CONH2 में से NH2 जाएगा और ये NH2 में से H जाएगा, तो क्या दूर हो जाएगा? NH3। तो यहाँ पे क्या बचा? CO और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ। और ये जो CO था यहाँ पे जुड़ा हुआ था और यहाँ पे क्या बचा? NH। तो ये क्या आ गया? NH। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये थैलेमाइड, ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? थैलेमाइड प्राप्त होता है। यानी कि इस तरह से थैलिक अम्ल में से हमने क्या प्राप्त कर दिया? थैलेमाइड प्राप्त कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, आपको लिखने में आसानी रहे इसलिए। ठीक है। अब जो आगे की बात करते हैं, जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अम्लीयता के बारे में, यानी कि जो COOH समूह की अम्लीयता का जो क्रम है उसके बारे में जानेंगे बच्चों। एग्जाम के अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के MCQs के लिए। अब अम्लीयता के बारे में पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, pKa का मान जितना कम होगा, जितना क्या होगा? कम होगा, उतनी अम्लीयता क्या होगी? अधिक। सॉरी, pK का मान जितना कम होगा उतनी अम्लीयता क्या होगी? अधिक
होगी। ठीक है, यह लाइन याद रखनी है। जितना pK का मान कम होगा उतनी अम्लीयता क्या होगी, अधिक होगी। जितना pK का मान कम होगा उतनी अम्लीयता अधिक होगी। अब pK का मान लेते हैं, अगर 1 से कम हो, मैं 3 डिवाइड कर देता हूं, 1 से कम, फिर मैं कहता हूं 1 से 5 और 5 से 15। ये pK का मान है। ये सभी किसके मान है, pKa के मान है। ये सभी किसके मान है, pK के। अब मैंने कहा था pK का मान जितना कम होगा उतनी अम्लीयता अधिक। तो अगर 1 से कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्लीय कहेंगे। 1 से 5, 1 से भी अगर कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। अगर 1 से 5 के बीच में है तो उसे क्या कहेंगे, मध्यम अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, मध्यम अम्ल। और अगर 5 से लेकर 15 pK का मान हो तो उसे दुर्बल क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। यानी अम्ल के 3 प्रकार रखे, प्रबल, मध्यम और दुर्बल। प्रबल यानी कि 1 से कम pK का मान हो तो उसे प्रबल कहा जाएगा। अगर pK का मान 1 से 5 के बीच में है तो उसे मध्यम अम्ल माना जाता है, और 5 से लेकर 15 के बीच में होगा तो उसे दुर्बल अम्ल माना जाता है। अब अम्लीयत की जो परिभाषा है, अम्लीयता यानी कि जो अभिकारक है अपना, जैसे कि COOH, जो H+ अगर दान करे, अगर आसानी से दान करे तो उसकी अम्लीयता क्या होती है, अधिक होती है। जितना H+ आसानी से दान कर सकता हो कोई तो उसकी अम्लीयता उतनी क्या होती है, अधिक। अब स्ट्रक्चर से या वैसे तो हमें पता चलेगा नहीं कि भाई अम्लीयता किसकी अधिक है किसकी कम है। दूसरा कि सबके pK के मान भी आपको कहाँ पता है, सभी के pK के मान हमें ज्ञात है नहीं। तो उसके लिए अगर मान लो pK का मान आपको ना दे और दूसरी तरीके से अगर आपको कोई अभिकारक दे दिया जाए, कोई आपको संयोजन दे दिया जाए, तो उसके लिए आपको याद रखना है खनिज अम्ल। ये pK के मान के आधार से अम्लीयता तय किए थे। अब खनिज अम्ल, खनिज अम्ल यानी कि क्या, तो जो HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सभी क्या कहे जाएंगे, खनिज अम्ल कहे जाएंगे। सबसे अधिक अम्लीयता किसकी होती है, खनिज अम्ल की। खनिज अम्ल के बाद किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद किसकी होती है, फिनॉल की। किसकी होती है, फिनॉल। और फिनॉल के बाद किसकी होती है, अल्कोहल। किसकी होती है, अल्कोहल। यानी ये क्रम आपको याद रखना है। ये आपको क्या याद रखना है बच्चों, क्रम याद रखना। अगर इस तरह के 4 आपको संयोजन दिए हो तो आपको देखना है कि अगर खनिज अम्ल है, कौन सा है, खनिज अम्ल, तो उसकी अम्लीयता सबसे अधिक। खनिज अम्ल के बाद कौन सा आएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद कौन आएगा, फिनॉल। और उसके बाद कौन आएगा, अल्कोहल। यानी कि 4 तरह से आपको दिए। अब यहाँ पे खनिज अम्ल की अम्लीयता क्यों अधिक है, तो उसका आंसर यही होगा कि इन तीनों की तुलना में खनिज अम्ल आसानी से H+ दान कर देता है, इसलिए। यही बात RCOOH और फिनॉल में RCOOH की क्यों अम्लीयता अधिक है, तो उसका भी वही आंसर कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनॉल की अगर तुलना करो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ आसानी से दान करता है। दूसरा, अगर अनुनाद की घटना का अगर हम अभ्यास करें, अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की हम अनुनाद की घटना का अगर हम अभ्यास करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो ऋण आवेश जो आता है वह केवल और केवल ऑक्सीजन पे आता है, जबकि फिनॉल के अंदर जो ऋण आवेश है वह ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन पर भी आता है, इसीलिए इसकी अम्लीयता अधिक मानी जाती है। यह जो आंसर था आपका, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की
हम तुलना कर रहे हैं फिनॉल के साथ, दोनों में से किसकी अधिक, तो यही एक आंसर आपका यही होगा कि जो H+ आसानी से दान कर दे। दूसरा, अनुनाद के आधार से बताओ, तो ये अनुनाद वाली बात होगी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब अनुनाद की घटना होगी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऊपर केवल ऑक्सीजन के ऊपर ऋणांश होगा, जबकि फिनॉल के अंदर ऑक्सीजन पे भी ऋणांश होता है और कार्बन पे भी होता है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीयता फिनॉल की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। दूसरा, अगर मान लो कार्बोक्सिलिक समूह पर दो तरह के समूह जुड़ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही को किताब के अंदर अब थोड़ा सा नया शब्द दिया है, इलेक्ट्रॉन अपचयन। क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन अपचयन। हम इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले ऐसा भी कहते थे, हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले। और कार्बोक्सिलिक समूह पे एक होता है इलेक्ट्रॉन दान करने वाले। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह जुड़े होते। जब इन दोनों की अगर बात हो तो जो इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकार के अगर समूह जुड़ जाए तो अम्लीयता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तब इसकी जो अम्लीयता होगी वह क्या हो जाएगी, अधिक। और इलेक्ट्रॉन दाता वाले होंगे तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम। अब आपको क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रॉन ग्राही यानी कि क्या, तो अगर एक तो Cn है, NO2 है, X है, अगर ये सारे हैं अगर जुड़ जावे तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर कीटोन है, CHO है, ये जो सारे जो समूह हैं, CONH2 है, ऐसे जो समूह हैं वह सारे इलेक्ट्रॉन अपचयन, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले समूह माने जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कौन से, तो OR, ONH2, NHR। ठीक है, ये जो सारे जो समूह हैं उसे इलेक्ट्रॉन दान करने वाले CH3। ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रॉन दान करने वाले, यानी कि अगर बेंजीन रिंग पे मान लो NO2 जुड़ जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अगर NO2 वाला जुड़ जाए तो उसकी कार्बोक्सिलिक अम्ल से अम्लीयता क्या हो जाएगी, अधिक। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल पे अगर CH3 जुड़ जाए समूह के तौर पे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि बेंजोइक अम्ल में अगर NH2 जुड़ जाए, OR यानी कि मिथॉक्सी कोई जुड़ जाए, इथॉक्सी कोई जुड़ जाए, तो इसकी तुलना में वह संयोजन की अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। जैसे उदाहरण से यही चीज मैं आपको बता देता हूं, यही चीज में किसके आधार से, उदाहरण के आधार से हम बता देते हैं। तो उदाहरण से आधार से बताने के लिए मैं आपके सामने 3 स्ट्रक्चर बता रहा हूं। जैसे कि ये मैंने दर्शा दिया है बेंजोइक अम्ल, ये मैंने क्या दर्शा दिया बच्चों, बेंजोइक अम्ल COOH। यहाँ पे मैं दर्शा रहा हूं COOH बेंजोइक अम्ल, उसके ऊपर मैंने OR के तौर पे CH3 जोड़ा, OR आ गया कि नहीं आ गया, और यहाँ पे मैंने बेंजोइक अम्ल के ऊपर क्या जोड़ दिया, NO2। यानी देख सकते हैं हम इसके ये COOH के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा है। इसका अगर नाम कहेंगे तो पैरा, ये पहला नंबर और ये चौथा नंबर, यानी पैरामिथॉक्सी बेंजोइक अम्ल। और इसका अगर नाम कहेंगे तो पैरा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, और ये केवल बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल की ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ जाए तो बेंजोइक अम्ल से इसकी क्या होगी, कम होगी। तो यानी बेंजोइक अम्ल का क्या होगा, इसकी तुलना में बेंजोइक अम्ल क्या होगा, ज्यादा होगा। वही बात, अगर बेंजोइक अम्ल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन ग्राही प्राप्त करने वाला अगर समूह जैसे कि NO2 अगर जुड़ जाए तो इसकी अम्लीयता COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या हो जाएगी, अधिक, यानी बेंजोइक अम्ल से क्या हो जाएगी, अधिक। तो इन तीनों में जहाँ पे NO2 जुड़ा है उसकी जो अम्लीयता तीनों में क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। किताब के अंदर आपको pKa के मान दिए हैं, उन तीनों के अंदर अगर pKa का मान देखोगे तो जो पैरानाइट्रोबेंजोइक अम्ल का pKa का मान सबसे क्या होगा, कम होगा। pKa का मान यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम होगा, और यहाँ पे सबसे pKa का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, आपको
पी के मान याद करने नहीं है, इसीलिए मैंने दर्शाया नहीं है। मैंने लिखा इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको याद ना करना पड़े, इसलिए पी के का मान आपको याद नहीं रखना है, केवल रूल्स याद है। अब दूसरा, अगर मान लो COOH समूह के साथ एक आपको फेनिल यानी कि PH बेंजीन रिंग और दूसरा वाइनियल यानी कि CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप जब जुड़ जाए तो इस जो कार्बोक्सिलिक अम्ल से अगर ये दोनों समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल पे जुड़ जाए तो भी जो अम्लीयता है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि जो उसकी अम्लीयता होगी उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो यही बात है कि COOH समूह अगर फेनिल रिंग उसके साथ जुड़ी है या वाइनियल अगर ग्रुप जुड़ा होगा तो उसकी तुलना में उसकी जो अम्लीयता है वह क्या हो जाएगी बच्चों, जुड़ जाएगी। अम्लीयता का एक क्रम भी आपको दिया है, अम्लीयता का एक क्रम दिया है, तो उस क्रम के आधार से आपको मैं बता देता हूँ। फेनिल रिंग, PH का मतलब क्या होगा, फिनाइल रिंग, जो अभी मैंने बताया। फिनाइल रिंग की तुलना में जो आयोडीन होता है उस अगर COOH समूह के ऊपर मान लो ये जो COOH समूह है उसके ऊपर फेनिल रिंग जुड़ जाए, फिर उसकी जगह आयोडीन जुड़ जाए तो आयोडीन की अम्लीयता क्या होगी, अधिक। आयोडीन की तुलना में अगर Br जुड़ जाए तो Br की भी अम्लीयता क्या हो जाएगी, अधिक। Br से अधिक कौन जुड़े तो अम्लीयता अधिक होगी, तो Cl। Cl से भी कौन है तो फ्लोरीन। फ्लोरीन से आगे कौन है, Cn। Cn से आगे कौन है, NO2। NO2 से आगे कौन है, CCl3 या CF3, कोई भी कह सकते हो, CCl3 कह सकते हो या CF3 कह सकते हो। किताब के अंदर CF3 लिखा है इसलिए मैं भी CF3 लिख रहा हूँ। यानी कहने का मतलब COOH समूह पे अगर फिनाइल रिंग होगी, फिनाइल की तुलना में अगर आयोडीन जुड़ा होगा तो आयोडीन वाले की अम्लीयता अधिक, अगर Br होगा तो आयोडीन की तुलना में Br की अधिक। यानी इस तरह से अम्लीयता तय की जाती है और इसके आधार से किताब के अंदर भी आपको दिया है। इम्पोर्टेंट चीज है, अम्लीयता का जो टॉपिक है आपको 1 नंबर के अंदर बच्चों पूछा जाएगा। आशा रखता हूँ यह जो टॉपिक है आपको समझ में आ जाएगा और इसके अंदर से बोर्ड के अंदर 1 नंबर का OMR पूछा जाएगा, जो मैंने कहा है। और जितना जो सरकार के आदेश अनुसार जो हमारा जो सिलेबस था 12वीं चैप्टर के लिए वो यहाँ पे कंप्लीट भी होता है, यानी कि यहाँ पे अपना 12वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। आगे हम अपना नेक्स्ट जो नया चैप्टर देखेंगे और आशा रखता हूँ कि ये जो वीडियो आप देखोगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हो। धन्यवाद।